सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नए विचार के साथ अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। बुझने लगी हो आंखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें तेरी, दिल करता हो चित्कार। दोष विधाता को न देना, मन में रखना तू ये आस, रण विजयी बनता वही जिसके पास हो आत्मविश्वास। यानी इस विचार के माध्यम से हमें आत्मविश्वास के बारे में बताया गया है। यदि हमारे मन में कुछ करने की भावना है, हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास है, तो हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि गोपाल प्रसाद अपने बेटे के साथ उमा को देखने आ जाते हैं और वो जब उसके देखने की बातें कहते हैं तो आइए बिजनेस की बातें कर लेते हैं। बिजनेस यहाँ पर वो विवाह को ही बिजनेस कह रहे हैं, यानी विवाह को उन्होंने बिजनेस का नाम ले दिया है। तो आगे देखते हैं। राम स्वरूप चौंक कर, बिजनेस बिज समझकर, ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? राम स्वरूप, हैं तकल्लुफ किस बात का? तकल्लुफ यानी तकलीफ उठाना। तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ, माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर होता हूँ। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद, थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी मालूम नहीं होती, पता चले कि लड़की कैसी है। यानी गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से बात कर रहे हैं कि आदमी तो देखने में ठीक लग रहा है, मकान भी है, हैसियत भी ठीक लग रही है, अब पता चले कि लड़की कैसी हो। शंकर जी कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है। खंखार कर यानी गला साफ करके। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए हैं, मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप नहीं माने? राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हैं आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भैया नया फैशन पसंद नहीं कि एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम की डाली जाए, तो जायका ही क्या होगा? जायका यानी यहाँ स्वाद से मतलब है कि एक तो चाय में पानी ज़्यादा होता है और ऊपर से उसमें चीनी भी ना डालो, तो फिर चाय का कैसा स्वाद? राम स्वरूप, हैं कहते तो आप सही हैं। चाय का प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खंखार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। टैक्स यानी कर। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि जनाब की देने वाला चूं भी न करे। चूं भी नहीं यानी जरा भी नहीं बोलना, चूं भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब यानी बिना तरकीब का हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर यानी उसकी तरफ मुंह करके, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? राम स्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। निहायत यानी अत्यंत जरूरी है।
कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरत तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है, यानी वो लड़की के बारे में पूछते हैं कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, चाहे वो पाउडर लगा के लगे चाहे बिना पाउडर के। तो राम स्वरूप से पूछते हैं कि आपकी बेटी तो सुंदर है। राम स्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। राम स्वरूप, हैं, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हैं। गोपाल प्रसाद, और जायचा, जायचा यानी जन्म पत्री, जायचा तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह गलत तो है ना। राम स्वरूप चौंक कर, क्या। गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ। शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। राम स्वरूप, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत की नहीं। हैं, यानी यहाँ पर दिखाया गया है कि गोपाल प्रसाद जो है लड़कों के मुकाबले लड़कियों को कम समझते हैं। वो उनको पढ़ाना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि लड़कियां सिर्फ घर का काम ही करती हैं, उनको सिर्फ गृहस्थी संभालनी चाहिए। यहाँ पर उनकी छोटी सोच के बारे में दिखाया गया है और जिसमें राम स्वरूप भी हामी मिलाते। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। यानी यहाँ पर गोपाल प्रसाद की सोच दिखाई गई है कि शिक्षा जो है सिर्फ मर्दों का ही हक है, औरतों के लिए शिक्षा नहीं है। राम स्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप। गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। राम स्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे क्या? बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं है, फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। राम स्वरूप, हैं, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर ताक रहे हैं। यानी जब उमा आती है तो बाबू गोपाल प्रसाद आंखें बिल्कुल गड़ाकर यानी ध्यान से देखते हैं और शंकर जो है उसे आंखें छिपाकर देख रहा है। राम स्वरूप, हैं, यही हैं, आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? राम स्वरूप जरा शक पकाकर, जी वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिन के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। यानी उमा की आंखों पर चश्मा देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उमा को चश्मा लगा हुआ है? तो उसके पिताजी कहते नहीं, पिछले महीने में इसकी आंखों में एक बीमारी आ गई थी जिसे हम आंखें दुखनी कहते हैं, इसलिए इसे चश्मा लगाना पड़।
गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया न। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। छवि यानी सुंदरता। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है। तल्लीनता आ जाना यानी उसमें गाते गाते खो जाना, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं। झेपती सी यानी जैसे शर्माती हुई सी आंखें। वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है। लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप। राम स्वरूप, हाँ, वह तो आपको मैं बताना भूल ही गया। जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के ही जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी हैं। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं। अधीर यानी व्याकुल हो उठना। और राम स्वरूप शक पकाते हैं। राम स्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, हैं, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो न। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती हैं तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। यानी उमा बिल्कुल उदास होकर कहती है, यानी वो शादी को कह रहे बिजनेस समझती है, तो वो कहती है बाबूजी जब बिजनेस ही है तो मैं तो एक कुर्सी मेज की तरह हूँ, जिसे दुकानदार दिखा रहा है और खरीदार देख रहा है। पसंद आ गई तो ठीक है, वरना नहीं। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर ले जाएगा? गोपाल प्रसाद ताव में आकर यानी गुस्से में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं? और जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे? शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। राम स्वरूप, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। दगा यानी धोखा देना। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूँ। बैंत ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास, ओफो, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटा चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा,
जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बापू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। रुलासापन यानी जैसे रोने को हो जाना। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबूराम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन, सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। यानी रीढ़ की हड्डी एकांकी में हमने देखा कि जिसमें नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की जो समस्या है उसके बारे में बताया है कि किस तरह उमा को लड़के वाले देखने आते हैं और वो शादी को एक बिजनेस समझते हैं। लड़की को जो है मशीन की तरह चलना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें पूछकर उसको अपमानित करते हैं। लेकिन वो अपने बेटे को नहीं देखते कि जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। यहाँ से रीढ़ की हड्डी का अभिप्राय, एक तो वो झुककर चलता है, दूसरा रीढ़ की हड्डी का मतलब उसकी नैतिकता से लिया गया है कि किस प्रकार उसको लड़कियों के हॉस्टल में पकड़ा गया था। यानी इस पाठ में हमें नारी के सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या के बारे में दिखाया गया है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।